हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 की प्रकृति की जो कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 10 आपको कराएंगे। पाठ 10 जो है पेड़ पौधों का भोजन रहेगा। शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए चार्ट को पूरा कीजिए। देखिए, चार्ट दिया गया है पौधों में पोषण। ये वाला खाली था और इसमें लिखा हुआ था परपोषी। पौधों में पोषण दो प्रकार से होता है, एक स्वयंपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए हम स्वयंपोषी कहते हैं। परपोषी जो होते हैं अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी को इन्होंने 4 कैटेगरी में वर्गीकृत किया है, जैसे परजीवी, मर्तोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी। अब देखिए, जो जीव प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं वे कहलाते हैं स्वयंपोषी। स्वयंपोषी वही है जो प्राकृतिक से उपलब्ध हैं कच्चे पदार्थ, उनका उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं। अंतर लिखिए। परजीवी और मृतोपजीवी में आपको अंतर लिखना है। परजीवी होते हैं ऐसे पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों व जंतुओं पर निर्भर करते हैं। ऐसे पौधे व जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित पौधे या जंतु पर निर्भर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं परजीवी, जैसे अमरबेल का पौधा आदि। मृतोपजीवी कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जो अपना भोजन नहीं बनाते, ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता। ये अपना भोजन अपने आप नहीं बनाते, ये अपना भोजन के लिए जो मर गए हैं या सड़ा गला पदार्थ है उससे ग्रहण करते हैं। अंतर लिखिए। स्वयंपोषी और परपोषी। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्वयंपोषी, जैसे हरे पेड़ पौधे। परपोषी वे सभी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परपोषी। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा कथन सही है? सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अधिकांश जानवर स्वयंपोषी होते हैं, ये बात गलत है। जानवर स्वयंपोषी नहीं होते, वह अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, यह बात भी बिल्कुल गलत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, यह बात सही है। तो कै और घ कथन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब हम आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ऐसे उद्घटनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिया गया है? पर्णरंध्र। जो पत्तों के अंदर छेद होते हैं उन्हें बोलते हैं रंध्र, पर्णरंध्र। नीचे दिए गए पैराग्राफ के रिक्त स्थानों को बॉक्स में दिए गए शब्दों से भरिए। कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? क्लोरोफिल, ऊर्जा, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए, साथ में एक नोट दिया गया है, एक शब्द का उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। देखिए, पत्तियों में एक हरे रंग का रंग द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और पानी जैसे कच्चे माल के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। खमीर, मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स में पोषण के तरीके के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं परजीवी। कौन सा पौधा परजीवी पोषण लेता है? अमरबेल। मशरूम और कवक मोल्ड्स कहाँ कहाँ विकास करते हैं? मशरूम और कवक मृत पदार्थों व सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हीं चीजों पर अपना विकास करते हैं। जेमी जब अपना गृह कार्य करती थी तो उसकी खिड़की से उड़ने वाली मक्खियां उसे परेशान करती थी। अगले दिन वह नर्सरी गई और वहां से
निम्नदर्शित पौधा खरीद कर लाई। देखिए ये पौधा दर्शाया गया है। जेमी ने कौन सा पौधा खरीदा? वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप। उपरोक्त पौधे को उसकी खिड़की पर लगाने से जेमी की समस्या को हल करने में कैसे मदद मिली? क्योंकि यह एक कीटभक्षी पौधा है, पौधों के संपर्क में जैसे ही कोई कीट आएगा यह पौधा उसका भक्षण कर लेगा। नीचे दिए गए तीर के निशान क्या दर्शाते हैं? उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। देखिए ये घास है, घास को खरगोश खाएगा और खरगोश को कौन खाएगा? भेड़िया। अब देखिए भेड़िया घास खाता है, बिल्कुल गलत। भेड़िया मांसाहारी होता है, भेड़िया घास नहीं खाता है। खरगोश भेड़िया को खाता है। खरगोश शाकाहारी होता है, खरगोश घास खा सकता है, भेड़िया नहीं खा सकता। भेड़िया खरगोश को खाता है, यह बात बिल्कुल सही हो जाएगी। उपरोक्त सही सारे सही नहीं है, तो क्या आ जाएगा? भेड़िया खरगोश को खाता है। नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला में जीवों को दर्शाया गया है, पेड़ पौधे, कीड़े और पक्षी। इस खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सभी खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? सूर्य। परखर किताब में पढ़ता है कि सभी प्राणियों और वनस्पतियों को भोजन सूर्य पर निर्भर करता है। इस वाक्य से आप कितना सहमत हैं? लिखिए। इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सभी पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो अन्य जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। जंगली बाघ, भेड़िया, शेर और तेंदुआ जैसे जानवर पौधे नहीं खाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे पौधों के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या आप एक उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये मांसाहारी जानवर हैं। जिन जंगली जानवरों को खाते हैं वे सभी पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, अर्थात ये जानवर अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। देखिए एक खाद्य श्रृंखला होती है, जो शेर, तेंदुआ और भेड़िया वगैरह ये मांसाहारी जानवर होते हैं। मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो शाकाहारी जानवर को खाते हैं, और जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं। एक प्रकार से हम देखें तो सब के सब पेड़ों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये भी जो मांसाहारी जानवर हैं ये भी पेड़ पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मांसाहारी, उत्पादक, उपभोक्ता, सर्वाहारी। जो उत्पादक के द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम बोलते हैं उपभोक्ता। वो जो सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं उत्पादक। जो दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं वे होते हैं मांसाहारी। जो वनस्पति और दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते होते हैं वो है सर्वाहारी। नीचे दिया गया चित्र एक अधूरी खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला में बंदर के बाद निम्न में से कौन सा जीव आएगा? देखिए यहाँ पे घास है, फिर ये टिड्ढा है और फिर बंदर है। घास, टिड्ढा, बंदर। अब देखिए आप, ये उत्पादक है घास, ये उपभोक्ता है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? उसके बाद बंदर जो है टिड्ढे को खा लेगा। और बंदर को कौन खा सकता है? देखिए गैंडा है, हिरन है, खरगोश है, ये सारे क्या है? शाकाहारी है। मांसाहारी कौन है? शेर। तो इस खाद्य श्रृंखला में अगला आएगा शेर। कौन आएगा? शेर। नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए घास, टिड्ढा, चिड़िया, सांप, चील। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन कहलाएगा? उत्पादक कौन है? जो अपना भोजन अपने आप बनाता है वो होता है घास। शाकाहारी प्राणी कौन है? शाकाहारी प्राणी है टिड्ढा। मांसाहारी प्राणी कौन है? मांसाहारी प्राणी है चील। खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता कौन है? टिड्ढा। प्रथम उपभोक्ता वो होता है जो घास को खाता है। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? वो है चिड़िया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सन 1940 में एक टापू पर भूरे रंग का सांप आ गया, जिसकी वजह से एक समूह वर्ग की संख्या घट गई और कीट मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। वह प्राणी कौन सा होगा जिसकी संख्या टापू पर सांप के लाए जाने से घट गई? देखिए क्या है? बाघ, बंदर, पक्षी और मेंढक। सांप जो होते हैं वो मेंढक को खाते हैं। अगर सांप आया था तो उसने मेंढक को खा लिया होगा, और मेंढक के कारण ही क्या है?
जब मेंढक खाए गए सांप के द्वारा तो वहां पे किसकी संख्या घटेगी? मेंढक की। कौन से जीव भोजन के रूप में मृत जानवरों के मलमूत्र, पौधों के पत्तों के साथ साथ पौधों के कचरों को भी विघटित करते हैं? उन्हें हम बोलते हैं विघटक। विघटित का मतलब होता है डिकम्पोजिशन करना, और विघटक उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। ये जो सड़े गले चीज होते हैं इनका विघटन करते हैं। दिए गए खाद्य जाल के अनुसार पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पे घास है, यहाँ पे टिड्डा घास को खा सकता है, खरगोश खा सकता है, चूहा खा सकता है। चूहे को कौन खा सकता है? सांप खा सकता है। सांप को कौन खा सकता है? चील खा सकता है। चूहे को चील खा सकता है। खरगोश को भी चील खा सकता है। टिड्डे को भी चील खा सकता है, और टिड्डे को छिपकली खा सकती है। चूहे को कौन कौन खाता है? चील और सांप। बाज क्या क्या खाता है? छिपकली, टिड्डा, खरगोश, चूहा, सांप। छिपकली क्या क्या खाती है? छिपकली टिड्डे को खाती है। ऊपर दिए गए आहार जाल में चूहों की संख्या घट जाए तो खाद्य जाल पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर चूहों की संख्या घट जाएगी तो सांपों की संख्या घट जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? चील पर। चूहों की संख्या घटने से सांपों की संख्या घटेगी, और जिसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? चील पर पड़ेगा। और घास ज़्यादा उग जाएगी। जब लोग जंगल में घूमने जाते हैं तो छोटे छोटे तालाबों से पानी लेकर उसे उबालते हैं और उस पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और पीने में करते हैं। एक तालाब से पानी निकालना सुरक्षित है जहां मछलियां और अन्य जीव रहते हैं। उन तालाबों या झरनों से पानी नहीं लेना चाहिए जिसमें बहुत कम जीव हो। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अधिक जीवों को पकड़कर भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल गलत है। प्रदूषित जल में बहुत कम जीव पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा जीव है वहाँ पर शुद्ध पानी मिलेगा, और जहाँ पर जीव कम है वहाँ पर शुद्ध पानी नहीं होगा, यानी कि प्रदूषित जल में बहुत कम जीव पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। गहरी और खतरनाक झीलों में जीव नहीं रहते हैं। यह बात गलत है। जिस पानी में कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है वह शुद्ध होता है, इसलिए वह संरक्षित किया जा सकता है। यह बात भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रदूषित जल में बहुत कम जीव पाए जाते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र में प्रत्येक तीर का निशान प्राणी के आहार को दर्शाता है। पी यानी कि जो घास है, फिर बकरी है, फिर बाघ है, क्यू सांप, चील, आर चिड़िया, एस लोमड़ी। अब आपको बताना है तो दिए गए चित्र में टिड्डे की क्या स्थिति रही होगी? टिड्डा कहाँ पे होगा? आर पे होगा टिड्डा। टिड्डे को चिड़िया खा सकती है, तो यहाँ पे आपका टिड्डा आ जाएगा। क्यू पे आपका मेंढक आ जाएगा। एस पे आपका खरगोश आ जाएगा। अब देखिए, दी गई खाद्य श्रृंखला में से किसी एक का भोजन का जाल खींचिए। जानवरों के नाम लिखो। सूर्य, घास, टिड्डा, पक्षी, उल्लू। दी गई खाद्य श्रृंखला में से किसी एक का भोजन जाल खींचिए। जानवरों के नाम लिखो। सूर्य, घास, टिड्डा, पक्षी, उल्लू। सूर्य, घास, खरगोश, चील। ये देखिए, यहाँ पे चित्र के माध्यम से हमने दो खाद्य श्रृंखला बनाई है। सूर्य को से ऊर्जा किसे मिलेगी? घास को। घास अपना भोजन स्वयं बनाएगा। स्वयं बनाने के बाद घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को पक्षी खाएंगे। पक्षी आपका कोई भी हो सकता है, यहाँ पे आप चिड़िया लिख सकते हैं, ये उल्लू लिखा हुआ है इन्होंने। तो उसके बाद आप देखिए घास, फिर खरगोश, फिर चील। अब देखिए, जब कारखानों से रासायनिक पानी किसी नदी या झील में बहा जाता है तो उसमें रहने वाले जीवों का क्या होता है? इससे उनके खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? कारखानों से नदी या झील में बहाए रासायनिक पानी से नदी या झील का पानी प्रदूषित हो जाता है, जिसका प्रभाव पानी में रहने वाले जीव जंतुओं पर पड़ता है। पानी में रहने वाले जंतु समाप्त होने लगते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।